प्रारंभिक अवस्था में आ जाती हैं। तो संकुंचन और प्राथमिक अनुशिथिलन कहेंगे। प्राथमिक अवस्था में आने से ये एक विशेष प्रकार की गति होने लगती है जिसको क्रमाकुंचन गति कहते हैं। तो कभी कभी इस पर भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, किस गति के कारण भोजन मुख गुहा से आहार नली के अंतिम भाग तक पहुंचता है? तो वो कौन सी गति है? क्रमाकुंचन गति। तो इसमें आंत की दीवार एक बार आंत की दीवार की पेशियां संकुचित होती हैं, फिर अपनी सामान्य स्थिति में आती हैं, संकुचित होती हैं, सामान्य स्थिति में आती हैं। इस प्रकार भोजन आगे की ओर बढ़ता जाता है। तो आमाशय में देखें, भोजन 4 से 5 घंटे तक कहते इकट्ठा रहता है और इसी क्रमाकुंचन गति के कारण भोजन के जटिल अणुओं की पिसाई होती है, जल के साथ मिल जाता है और गाढ़ा लेई जैसा होने लगता है। और इसी बीच आमाशय की दीवारों से जो जठर ग्रंथियां हैं, जठर रस स्रावित करती हैं। जठर ग्रंथियां जठर रस स्रावित करती हैं। तो जठर रस में 3 चीज़ें, HCl होता है कुछ मात्रा में, श्लेष्म होता है और पाचक रस होते हैं। या पाचक एंजाइम कहेंगे, पाचक एंजाइम। HCl भोजन में आए हुए सूक्ष्म जीवों को मारने का काम करता है और भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। क्यों? अम्लीय माध्यम में जठर रस के जो पाचक एंजाइम हैं वो सक्रिय होते हैं और श्लेष्म निकलता है आमाशय की दीवारों को सुरक्षित रखने के लिए। HCl से सुरक्षित रखने के लिए जठर ग्रंथियों से एक विशेष प्रकार का श्लेष्म निकलता है जो आमाशय की दीवारों को सुरक्षित रखता है। तो अब देखें, जब भोजन आमाशय में पहुंचा है तो जठर रस स्रावित होकर भोजन के साथ मिलता है और इस जठर रस के पाचक एंजाइम जो 3 प्रकार के हैं। पहला है पेप्सिन। भोजन में जो भी प्रोटीन होता है उसको उसके सरल अणु में पेप्टोन या अमीनो अम्ल में तोड़ देता है। तो पहले चरण में पेप्टोन्स में तोड़ देता है पेप्सिन नामक एंजाइम। दूसरा एंजाइम रेनिन है। जठर रस में पाया जाने वाला दूसरा एंजाइम रेनिन है। ये दूध की प्रोटीन जो अघुलनशील होती है उसको घुलनशील प्रोटीन में तोड़ देता है। अब इस घुलनशील प्रोटीन पर पेप्सिन कार्य करता है और उसको पेप्टोन्स में तोड़ देता है। तो ये रेनिन दूध को पचाने वाला एक एंजाइम है। दूध की अघुलनशील प्रोटीन को घुलनशील प्रोटीन में तोड़ता है और जब ये घुलनशील प्रोटीन में टूट जाता है तो इसको पेप्सिन पुनः प्रोटीन के सरल अणु पेप्टोन्स में बदल देता है। तो इसी में जठर लाइपेज भी होता है, परंतु उसका जठर लाइपेज भी होता है जो वसा को पचाने वाला होता है, परंतु अम्लीय माध्यम में या कहेंगे इस आमाशय में वसा का पाचन नहीं होता है, ना ही शर्करा पचाने वाला कोई विशेष एंजाइम होता है। तो ये पाचन की क्रिया मुख्य रूप से प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है और रेनिन दूध की अघुलनशील प्रोटीन को घुलनशील प्रोटीन में बदल देता है। इसके बाद देखें 2 बड़ी ग्रंथियां जो पाचन से संबंधित हैं, यकृत और अग्न्याशय। तो देखिए यकृत, इससे पित्त रस निकलता है। इसमें पाचक एंजाइम नहीं होते हैं। इसका
एक काम है आगे बढ़ते हुए भोजन के साथ, अब इसको भोजन नहीं कहेंगे, यहाँ गाढ़ा लेई जैसा भोजन हो जाता है, तो अब ये जब धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो उसको कायम कहा जाता है। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कायम किसे कहते हैं, तो आमाशय से आगे जो भोजन बढ़ता है, जो गाढ़ा लेई जैसा होता है, उसको कायम कहते हैं। और इसी ग्रहणी वाले भाग में कायम के साथ पित्त रस मिल जाता है, पित्त रस प्लस कायम। अब ये कायम जो है पहले तो अम्लीय होता है आमाशय में, और उसके बाद अब क्षारीय हो जाता है। तो इस पित्त रस का पहला काम कायम को क्षारीय बनाना, और दूसरा कार्य है इसका वसा के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना। वसा के बड़े अणु, वसा के छोटे अणु। तो यकृत से पित्तरस स्रावित होता है, ग्रहणी वाले भाग में कायम से मिलता है और माध्यम को क्षारीय बनाता है, और वसा के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ने का कार्य करता है। और इस क्रिया को इमल्सीकरण कहा जाता है। वसा के बड़े अणुओं को पित्त रस द्वारा वसा के छोटे अणुओं में तोड़ने की क्रिया को वसा का इमल्सीकरण कहा जाता है। तो इमल्सीकरण हो गया तो अब वसा का पाचन भी होगा आगे छोटी आंत में। तो ये पित्त रस का कार्य है। तो पित्त रस कहाँ बनता है? यकृत में बनता है, और यकृत में बनने के बाद यही थैली जैसी संरचना होती है जिसको पित्ताशय कहते हैं। इसी पित्ताशय में एकत्र होता है और धीरे धीरे पित्त नली द्वारा ग्रहणी वाले भाग में कायम से मिलता रहता है, और कायम से मिलकर कायम को क्षारीय बनाता है, और कायम के साथ जो वसा के बड़े अणु होते हैं उनको छोटे अणुओं में तोड़ने का काम। तो ये पचने योग्य अणु हो जाता है। तो ये है यकृत का कार्य। इसी में देख रहे हैं ग्रहणी वाले भाग से अग्न्याशय ग्रंथि जुड़ी हुई है, जो एक मिश्रित ग्रंथि है। इससे हार्मोन्स भी स्रावित होता है और एंजाइम भी। एक मिश्रित ग्रंथि है, हार्मोन्स भी स्रावित होता है और भोजन को पचाने वाला एंजाइम भी स्रावित होता है। तो यहाँ एंजाइम से मतलब है हमको। तो इसमें देखेंगे अग्न्याशय से क्या स्रावित होता है? अग्न्याशयी रस। पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं, ये कायम से मिल जाता है। तो इस अग्न्याशयी रस में एंजाइम होते हैं जो भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। उसमें पहला एंजाइम है ट्रिप्सिन, और दूसरा है एमाइलोप्सिन, और तीसरा एंजाइम है स्टीएप्सिन। ये प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम है, ये शर्करा को पचाने वाला एंजाइम है, और ये वसा को पचाने वाला एंजाइम है। तो तीन ही मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, CPF, तीन पोषक तत्व हैं जो जटिल अणु के रूप में होते हैं। उनको सरल अणु के रूप में तोड़ना बहुत ही आवश्यक होता है। तो अब देखें अग्न्याशयी रस भोजन के साथ मिलता है, या कहें अब कायम के साथ मिलता है, और कायम में उपस्थित प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ने, पेप्टोन प्रोटीन दोनों को अमीनो अम्ल में तोड़ देता है। तो प्रोटीन का सरल अणु क्या होता है? अमीनो अम्ल। ये पानी में घुलकर अवशोषित हो जाता है। तो प्रोटीन का पाचन यहाँ ट्रिप्सिन के द्वारा हो जाता है। दूसरा एंजाइम जो भोजन को पचाने वाला है एमाइलोप्सिन, ये शर्करा को पचाता है, शर्करा को ग्लूकोज में बदल देता है।
अधिकांश शर्करा का पाचन यहाँ हो जाता है, प्रोटीन का पाचन हो जाता है, और वसा का पाचन जो है स्टीएप्सिन करता है। वसा का स्टीएप्सिन वसीय अम्ल में और ग्लिसरॉल में बदल देता है। तो देखें, अधिकांश प्रोटीन का पाचन, वसा का पाचन और शर्करा का पाचन हो जाता है। जो कुछ अपच बचता है वो आगे छोटी आंत में उसका पाचन होता है। तो इस तरह देखें, अग्न्याशय रस से ये 3 एंजाइम छोटी आंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ देते हैं। प्रोटीन को अमीनो अम्ल तोड़ने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन कहलाता है, और शर्करा को ग्लूकोज में तोड़ने वाला एंजाइम एमाइलोप्सिन कहलाता है, और वसा को वसीय अम्ल ग्लिसरॉल में तोड़ने वाला एंजाइम स्टीएप्सिन कहलाता है। तो ये 3 एंजाइम भोजन के प्रोटीन, शर्करा और वसा को उसके सरल अणुओं में तोड़ देते हैं। शेष प्रोटीन बचता है, जो शर्करा बचता है, उसका पाचन छोटी आंत में होता है। छोटी आंत की दीवारों से आंत्र रस स्रावित होता है। इस आंत्र रस में प्रोटीन को पचाने वाला, शर्करा को पचाने वाला और वसा को के शेष अणुओं को पचाने वाला एंजाइम होता है। तो मुख्य रूप से इरेप्सिन एक एंजाइम है। इसी तरह से यदि शर्करा में माल्टोज शर्करा बची है तो उसको पचाने के लिए माल्टेज एंजाइम होता है। सुक्रोज वाली शर्करा बची है तो सुक्रेज एंजाइम होता है। इस तरह से वसा भी मान लीजिए बची है तो आंत्र रस में वसा को पचाने वाला एंजाइम होता है, जिसको लाइपेज कहा जाता है। तो छोटी आंत में सारा का सारा भोजन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट अपने सरल अणुओं में टूट जाते हैं। ये प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, ये शर्कराएं हैं ग्लूकोज में, ये लाइपेज जो है सारी की सारी वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। तो इस तरह देखें, भोजन के घुलनशील, सरल और घुलनशील अणु अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल हैं, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पचने से प्राप्त होते हैं। अब इन पचे हुए भोज्य पदार्थों का, जिसको अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल कहते हैं, ये पानी में घुल जाते हैं और घुलित अवस्था में आंतों में इनका विसरण हो जाता है। तो अगली क्रिया जैव प्रक्रम पार्ट 3 में पचे हुए भोजन, अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का अवशोषण कैसे होता है आंत की दीवारों में, इसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।